गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो शुरू होने से पहले ही 2 डिसलाइक आ चुके हैं। ऑलराइट, तो चैटिंग अपन लोग बंद कर दें और पढ़ाई शुरू करें तो बेहतर रहेगा। तो होमवर्क के सॉल्यूशंस थोड़ी देर में अपलोड हो जाएंगे। ऑलराइट, आज शाम तक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब लिखने की ज़रूरत नहीं है और फर्दर पढ़ाई पे ध्यान दें। ऑलराइट, सिर्फ गुड मॉर्निंग बोलने पे 4 डिसलाइक हो चुके हैं। ऑलराइट, ये कैसे लोग हैं यार? गुड मॉर्निंग पे कौन डिसलाइक कर सकता है? खैर, व्हाट टू डू। ओके, 6 हो चुके हैं गुड मॉर्निंग बोलने पे। 8। वाह, कंपटीशन चल रहा है। 9। तो होमवर्क के सॉल्यूशंस मैं लगा दूंगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं हम। मैं होमवर्क में से एक सवाल खुद से डिस्कस कर रहा हूं, बाकी सॉल्यूशंस उधर लग जाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 जो था HCV का, ऑलराइट, वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। ना, ये D डिस्टेंस पे 2 मिरर रखे हुए थे जिनकी फोकल लेंथ FF हमें दे रखी है, और सवाल बेसिकली ये था कि ऑलराइट, जिनको साउंड कम आ रहा है आप ईयरफोन या हेडफोन यूज करिए, साउंड अच्छा आ जाएगा। ओके, खैर, तो एक ऑब्जेक्ट को ऐसे रखना है हमको, S जिसको कह रखा है इन्होंने, मिडवे पे रखना है, मतलब यहां से D/2 की डिस्टेंस पे, कि एक ही इमेज बने। ऑलराइट, तो इसमें सिर्फ इतना सा ध्यान देने वाली बात है इस सवाल में। देयर इज अ रीजन आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन, बिकॉज बच्चों क्या है कि इसका यदि हम सॉल्यूशन डायरेक्टली करने की कोशिश करेंगे, इसका सॉल्यूशन न्यूमेरिकली मैथमेटिकली, तो बहुत लंबा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। जबकि यदि हम थोड़ा सा बुद्धि पे जोर डाल के करेंगे तो बेहद इजीली हो जाएगा। कैसे? कि भाई यदि ये सिर्फ तुक्का मारने वाली बात है, थोड़ा सा बुद्धि पे जोर डालना है कि यदि ये इसके भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो और इसके भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो, मतलब D = 2R हो जाए, तो इस मिरर में जो इमेज बनेगी वो भी बन जाएगी, और इस मिरर में जो इमेज बनेगी वो भी यहाँ बन जाएगी। सो एक सॉल्यूशन तो है D = 2R, एक सॉल्यूशन। दूसरा और है, मैं बता रहा हूँ। पहले इसमें कोई डाउट हो किसी को तो बोल सकता है चैटिंग पे, जिनको चैटिंग की बहुत इच्छा रहती है, दिस इज द टाइम चैट पे जाने का। ठीक है, सो नेक्स्ट, दूसरा सॉल्यूशन का लॉजिक थोड़ा सा टेढ़ा है। वो ये है कि यदि ये दूरी F हुई विच इज R/2, एज इन दिस डिस्टेंस इज R, तो ये रेस इस मिरर पे गिर के पैरेलल हो जाएंगी, फिर उस पे जाएंगी, फिर वापस यहीं बन जाएंगी, और यही कहानी इधर भी रिपीट हो जाएगी। इससे रेस जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी,
और रिफ्लेक्ट होकर इमेज वापस यहीं बन जाएगी। इसको लेकिन मेरी एडवाइस है, मैथमेटिकली आप सॉल्यूशन की कोशिश ना करें, वो करेंगे तो ऐसा नहीं कि नहीं होगा, बट इट वुड बी लॉट ऑफ एफर्ट फॉर नो आउटपुट, राइट, फॉर नो आउटपुट। सो इसलिए ये सवाल डिजाइंड इस तरह से है कि क्या आप सोच के सॉल्व कर सकते हैं क्या, बस इतना से ही मैं डिस्कस करना चाहता था। बाकी सॉल्यूशंस थोड़ी देर में आज अपलोड हो जाएंगे, तो वहाँ पे आप सॉल्यूशंस चेक कर सकते हैं। तो लास्ट क्लास से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग अब क्या पढ़ रहे होंगे, आज हम लोग थोड़ी बहुत बातचीत ऑलराइट वेलोसिटी के बारे में करेंगे। ओके, मोशन यदि हो रहा हो तो, और थोड़ा सा हम हो सकता है कि और भी एक दो चीज़ों पे चले जाएं, लेट्स सी, बट विल ट्राई एज फार एज पॉसिबल कि आज हम लोग रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म कर दें, ताकि अगली क्लास में हम लोग रिफ्लेक्शन तक पहुँच जाएं। ओके, So what we want to discuss today to begin with is, alright, velocity या motion, alright। मोशन का आइडिया हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में डिस्कस करना चाह रहे हैं। ओके, तो लेट्स से ये एक ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, राइट, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है इसका, ये ऑब्जेक्ट भी चल रहा है और लेट्स से मिरर भी चल रहा है, राइट, ऑब्जेक्ट चल रहा है वी ए से या ओ कह दे तो, और मिरर चल रहा है वी एम से, राइट। सो दिस इज द सिचुएशन नाउ, और हमसे कोई पूछ ले कि बताइए इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी। देयर आर वेरियस मेथड्स अवेलेबल, ऑलराइट, but we are very lucky because we have already chosen something known as coordinate sign convention, and not only coordinate sign convention, we have chosen representation also in coordinate form, alright। तो यदि हम फॉर्मूला याद करें 1/xi plus 1/xo is equal to 1/xf, ये हमारा कोऑर्डिनेट्स में फॉर्मूला था, ऑलराइट। अब यदि हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, ये बहुत ध्यान देने लायक बात है कि यहां पे मैंने जीरो किस लॉजिक से लिखा है। मैं यहां पर जो ये dxi/dt या dxo/dt लिख रहा हूं, ये कोऑर्डिनेट्स के लिए ओरिजिन क्या माना गया था, इसके लिए ओरिजिन माना गया था पोल, राइट। यदि पोल को ओरिजिन माना गया था बच्चों, तो इसका मतलब ये जो dxo/dt है, ऑलराइट, थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा कि ये dxo/dt वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है या dxo/dt वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर है। सो प्लीज आंसर क्या होना चाहिए, जिनको चैटिंग का शौक है, दिस इज द टाइम। और आंसर देने के साथ साथ जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, प्लीज लाइक कर दें, आपके मित्रों को शेयर भी कर सकते हैं, राइट, वो भी कुछ ज्ञान प्राप्त कर लें। Alright, so B, right, so all of you get that, very nice, alright, answer would be B, as in dxo/dt is not velocity with respect to ground, dxo/dt is velocity with respect to mirror। Why? Because हमने ये कोऑर्डिनेट कहां से नाप रहे हैं, पोल को ओरिजिन लेके नाप रहे हैं, तो इट इज विद रिस्पेक्ट टू पोल, ऑलराइट। सो दिस वेलोसिटी वुड बी विद रिस्पेक्ट टू मिरर, या माइनस का साइन, इसीलिए ये जीरो भी हो गया,
क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू मिरर लिखेंगे तो dxf by dt जीरो हो जाएगा, क्योंकि मिरर के रिस्पेक्ट में फोकस नहीं मूव करेगा। ये जीरो होने का लॉजिक सबको समझ में आ जाना चाहिए। ऑलराइट, ऑलराइट, जीरो होने का लॉजिक सबको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि जो फोकस है यदि मिरर मूव कर रहा है तो फोकस उसके रिलेटिव मूव नहीं करेगा, फोकस मूव करेगा, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मिरर मूव नहीं करेगा। दैट्स व्हाई दिस पार्ट इज जीरो। ऑलराइट, सो यदि हम इसको सॉल्व करेंगे और इनको सही चीजों से रिप्लेस कर दें तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर अपॉन xi स्क्वायर एंड माइनस इधर था वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर अपॉन xo स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। नीचे बोर्ड का नहीं दिख रहा होगा, मैं दोबारा लिख देता हूं, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर अपॉन xi स्क्वायर and velocity of object with respect to mirror xo square is equals to 0. So velocity of image with respect to mirror is xi by xo ka square. This is what you will get. In fact, इसको और short में लिखना हो तो velocity of image with respect to mirror is minus m square velocity of object with respect to mirror. Notes check करिएगा, ये xi by xo क्या होता है? xi by xo होता है मैग्निफिकेशन, लेटरल मैग्निफिकेशन। याद आया? तो इसको अपन ने और शॉर्ट में लिख दिया। तो आप चाहें तो इसको एज अ फॉर्मूला रट सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ओनली अलोंग एक्स एक्सिस, ये मत भूल जाइएगा, है ना, ओनली अलोंग एक्स एक्सिस। तो यहां तक आप कॉपी कर लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर हम लोग इसको अप्लाई करके आपको दिखाएंगे ऊपर वाली प्रॉब्लम में। और हमारा कोई भी सॉल्यूशन चूंकि कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन में है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं या कॉन्वेक्स की। ऑल वी हैव टू डू बच्चों इज उठा के साइन पुट कर देना एक्सी का या एक्सएफ का। सोचना ही नहीं है कि ये कौन सा था, कॉन्वेक्स था कि कॉनकेव था, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। कॉनकेव या कॉन्वेक्स कुछ भी हो, आंसर इज गोइंग टू बी, द फॉर्मूला इज गोइंग टू बी सेम, बस आपने कोऑर्डिनेट पुट करना है। इसीलिए मैं शुरू से कहते जा रहा हूं कि कॉनकेव कॉन्वेक्स का कोई फर्क इन प्रॉब्लम्स में नहीं पड़ेगा, आपने कोऑर्डिनेट पुट करना है। ऑलराइट मुकुल मित्तल, ये जीरो इसलिए हुआ क्योंकि फोकस विल नेवर मूव विद रिस्पेक्ट टू द मिरर, क्योंकि सारी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर लिखी जा रही है, इस वजह से। ऑलराइट, तो मैं ये मिटा रहा हूं और प्रॉब्लम को थोड़ा सा वैल्यू के साथ दे देते हैं। ये 3 से चल रहा है, ये 2 से चल रहा है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है और ये डिस्टेंस 15 है। ऑलराइट, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी होगी? आई वांट यू टू सॉल्व इट नाउ। पद्माक्ष, आपके डाउट का जवाब ये सवाल के सॉल्यूशन के बाद सवाल पूछिएगा, मैं दे दूंगा। अच्छा सवाल। ये बच्चे खुद ही एक दूसरे को गलत आंसर दे रहे हैं। इंडियन गेमिंग, फोकल लेंथ इज कांस्टेंट, दिस इज अ रॉन्ग आंसर। वी आर राइटिंग कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस एंड दैट विल नेवर चेंज विद रिस्पेक्ट टू दी पोल, और ये सारे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू मिरर किए गए हैं, इसलिए जीरो है, ना कि फोकल लेंथ इज कांस्टेंट। वो कोई लॉजिक ही नहीं बैठता यहाँ पे। ऑलराइट, सॉल्व दिस वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो डाउट पूछिए या सॉल्यूशन दीजिए वेलोसिटी ऑफ इमेज का कितनी होगी। लेफ्ट या राइट लिखिएगा, माइनस या प्लस मत लिखिएगा। ऑलराइट, राइट टुवर्ड्स लेफ्ट या टुवर्ड्स राइट, क्योंकि वो कन्वेंशन ही अल्टीमेटली हम इस तरफ पॉजिटिव जरूर लेते हैं, मतलब इनसे लाइट की तरफ, बट दैट इज कन्वेंशन। ऑलराइट, कन्वेंशन कन्वेंशन ही होता है, मतलब प्लस माइनस अपन यूज नहीं कर सकते सिवाय खुद के यूज के लिए। ऑलराइट,
तो आशीष कुमार जी ने अभी तक बस आंसर निकाला है, बाकी बच्चे पता नहीं क्या कर रहे हैं। आई एम वेटिंग, क्या वेलोसिटी ऑफ इमेज का आंसर देंगे। आज हर्ष पूनिया जी का काफी फास्ट आया, घोष जी पीछे चल रहे, आंसर डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं। घोष का और पूनिया का मैच ही नहीं हुआ। वेरी स्लो। भावेश 18 लेफ्ट। आई होप भावेश आप थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होंगे। Okay, let's solve it then. So this is our final formula. सबसे पहले हमें मैग्निफिकेशन निकालना है बच्चों। ऑलराइट, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? मैग्निफिकेशन इज y by yo, बट फॉर्मूला इज माइनस xi by xo. ऑलराइट, इनफैक्ट 1 by xi को हम लोग 1 by xf माइनस 1 by xo लिखकर xi का भी फॉर्मूला बना सकते हैं चाहे तो। ऑलराइट, विच विल बिकम 1 by xi is equal to xo minus xf upon xo xf. alright, so xi by xo क्या बन जाएगा? xi को इधर ले जाते हैं तो xi by xo इधर क्या चला गया? alright, xf बटा x नॉट माइनस xf. तो आप चाहे तो इसको भी एज अ फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, और xi के लिए भी आपको फॉर्मूला चाहिए तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, xi का फॉर्मूला हो जाएगा xo xf अपॉन xo माइनस xf। कभी जरूरत पड़ जाए तो दिस इज अ गुड फॉर्मूला, जरूरत पड़ जाए तो मैग्निफिकेशन के लिए दिस इज अनदर फॉर्मूला। ऑलराइट, यदि आपको बहुत शौक है फॉर्मूला याद करने का तो सब फॉर्मूले आप याद कर सकते हैं, नहीं तो कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बहुत इजीली हो जाता है। खैर, फिलहाल क्वेश्चन पे वापस आते हैं। हमें मैग्निफिकेशन की वैल्यू चाहिए, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आएगी माइनस ऑफ एक्सएफ, ये मेरी पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो माइनस ऑफ एक्सएफ इज माइनस 10, राइट, एक्स नॉट इज माइनस 15 माइनस ऑफ माइनस 10। ठीक है, तो ये मैग्निफिकेशन आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये दोनों माइनस कैंसिल और नीचे आ जाएगा -5, राइट, तो ये कितना हो गया -2। हेंस हमारी इक्वेशन वहां पे क्या बनेगी? वेलोसिटी ऑफ इमेज विच आई डोंट नो, पॉजिटिव साइन इज डिसाइडेड बाय डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो वो वही है। अब वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या हो गई? -2। अच्छा, आपने इसमें सॉल्यूशन में देखा होगा कि हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि कॉनकेव था कि कॉन्वेक्स था कि क्या था, उसकी कहीं जरूरत नहीं पड़ रही है, बिकॉज आपने कोऑर्डिनेट पुट करना है। कोऑर्डिनेट तो कोऑर्डिनेट होता है, कॉनकेव है इसलिए इधर आ गया, कॉन्वेक्स होता मिरर तो उधर चला जाता, वो अपने आप साइन पुट हो जाता। तो ये बहुत इंटेलिजेंट काम है कि हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से चूज कर लिया। सॉरी, सो दिस इज फिर माइनस एंड -2 का स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ mirror which is -2 into velocity of object which is +3 and minus of -2. alright, velocity of object with respect to mirror, तो 3 minus of -2, ये हमारी इक्वेशन है। इस इक्वेशन तक किसी को कोई डाउट हो तो पहले पूछ लें, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। once we are satisfied with this equation, alright, डाउट नहीं हो और जिनके लाइक रह गए हो प्लीज लाइक कर दें और कम से कम एक आध दोस्त को शेयर भी कर दे। जिनके लाइक बाकी है, इक्वेशन में डाउट हो तो पूछ ले, नहीं तो लाइक कर दे। ओके देन, सो vi +2 यही बन जाएगा इज इक्वल टू
-4 multiplied by bracket में 5, alright, so this becomes -20 and vi plus 2, so vi becomes -22. -22 का मतलब क्या हुआ, alright, कि it must be in this direction, alright, क्योंकि अपन ने प्लस माना है तो ये इस डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी आनी चाहिए, मतलब 22 left. This is our velocity. Let me explain how we can check this also logically. इसको logically भी मैं आपको चेक करके दिखाता हूं कि why 22 towards left is correct. इसको हम logically भी चेक कर सकते हैं. कैसे? देखिए, ऑब्जेक्ट है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, और किस तरफ जा रहा है बच्चों ऑब्जेक्ट? इट इज गोइंग टुवर्ड्स फोकस. तो जो इमेज है वो कहां बनेगी जब ये फोकस पे पहुंचने लग जाएगा? इंफिनिटी पे. इसका मतलब आज इसकी जहां पर भी इमेज है उसको किस तरफ भागना पड़ेगा? इंफिनिटी की तरफ. इसका मतलब इट शुड बी टुवर्ड्स लेफ्ट. तो अपना जो आंसर है आप लॉजिकली भी चेक कर सकते हैं कि लेफ्ट ही आना चाहिए था, लेफ्ट आ रहा है. वैल्यू लेकिन चेक करने के लिए यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला. आई होप एवरीवन इज क्लियर ऑन दिस. कोई डाउट है तो पूछ लें, नहीं तो इस फॉर्मूले को हम लोग एक और केस में आपको लगा के दिखाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे. आई एम वेटिंग फॉर डाउट्स. आई एम वेटिंग फॉर डाउट्स. कुछ हो तो. Any doubts? प्लीज हेडफोन ईयरफोन का यूज करिए. ओके, पद्माक्ष का एक डाउट पिछले लेक्चर का है. I'll answer that. लास्ट लेक्चर why an object so far was having a size. सन का तो साइज होगा ही सही, इट इज फार अवे बट इट विल हैव अ साइज. सन का साइज तो है ही सही, उसकी इमेज की क्यों साइज थी ये पूछना चाह रहे पद्माक्ष. ना, सुनील जैन जी का जो डाउट है एक्चुअली वही मेरा नेक्स्ट टॉपिक भी है. ऑलराइट, प्लेन मिरर के लिए क्या करेंगे? ओके, अब देखिए कितना पावरफुल है हमारे पढ़ने का तरीका. कार्टेशियन साइन कन्वेंशन और ये नोटेशन कितनी पावरफुल है ये आप इसमें पूछ सकते हैं. जैसे कि ये प्लेन मिरर है, ऑलराइट, इसमें ऑब्जेक्ट चल रहा है 3 से और ये मिरर भाग रहा है 5 से. इसमें कोई इमेज की वेलोसिटी पूछे तो आपके पास सोच के भी इसका सॉल्यूशन करने का तरीका है. ऑलराइट, आप इसको सोच के भी सॉल्यूशन कर सकते हैं और दूसरे तरीके से भी सॉल्यूशन कर सकते हैं. ऑलराइट, दूसरा तरीका क्या? इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं. यू कैन यूज दिस फॉर्मूला और यू कैन यूज प्लेन मिरर के लिए लॉजिक से. तो मैं लॉजिक वाले पोर्शन में नहीं जाऊंगा, मैं फॉर्मूले पे टिका रहूंगा. अभी प्लेन मिरर जो होता है वो तो इमेज उतनी साइज की बनाएगा. ऑलराइट, प्लेन मिरर जो होता है वो तो इमेज की साइज उतनी ही बनाएगा जितने की पहले थी. ऑलराइट, उसमें तो मैग्निफिकेशन 1 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? कितना मैग्निफिकेशन होगा इसमें? 1, क्योंकि हेड यहाँ है तो इसकी हेड की इमेज यही बनेगी और टी है तो उतनी दूरी पे बनेगी. तो ये जो लेंथ थी ऑलराइट मिरर की, सॉरी ऑब्जेक्ट की जो भी हाइट थी, क्योंकि वो ठीक सामने ही बननी है तो वो एग्जैक्टली सेम आनी है. तो मैग्निफिकेशन बिकम्स 1, तो उठा के इस मामले में 1 ही पुट करना है. इसको यदि मैंने प्लस लिख दिया तो इक्वेशन बिकम्स वी आई माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विच इज +5 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर. 1 क्यों? बिकॉज मैग्निफिकेशन फॉर प्लेन मिरर इज 1. ऑलराइट, एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 3 -5. सो वी आई -5 इज इक्वल टू ये एक माइनस और एक ये माइनस तो ये +2. सो वेलोसिटी ऑफ इमेज बिकम्स 7. कुछ बच्चों ने गलत आंसर भी दे दिया. ऑलराइट, या मैंने गलत किया है कुछ? निकालिए क्या आंसर आ रहा है भाई.
हर्ष, वेटिंग फॉर योर आंसर। पिछली बार आपने सबसे पहले सही आंसर दिया था। ऑलराइट, सो 7 मतलब कि 7 टुवर्ड्स राइट। सेवन टूवर्ड्स राइट। ओके, सो इट सीम्स सबको समझ में आ गया कितना पावरफुल है तरीका। प्लेन मिरर के लिए भी हमें नया कुछ नहीं सीखना, इसी में उठा के m की वैल्यू 1 पुट कर देनी है, ऑलराइट, या फोकस को इन्फिनिटी पुट कर दीजिए, उससे भी आ जाता है, राइट। इफ यू पुट फोकस एज इन्फिनिटी, m का वैल्यू वुड बी 1। ओके, सो दैट्स इट। इसमें मेरे को नहीं लगता किसी को कुछ और फर्दर पूछना होगा। सो वी आर डन विद दिस पार्ट। अब हम आगे बढ़ेंगे। ओके, कोई एक्सेलरेशन पूछ ले बच्चों तो फिर इसको डिफरेंशिएट करेगा, बस में याद रखिएगा m वेरिएबल है, ऑलराइट। तो कोई अच्छा पद्माक्ष का, इन लास्ट लेक्चर व्हाई एन ऑब्जेक्ट सो फार वाज हैविंग अ फाइनाइट साइज इमेज। ओके, दिस इज अ डाउट आई विल बी आंसरिंग, ऑलराइट। इन लास्ट लेक्चर व्हाई एन ऑब्जेक्ट so far was having an finite size in image. Okay, जो ऑब्जेक्ट हमने दूर रखा था, ओके, उसकी साइज, जैसे कि सन की जो इमेज है, बेसिकली पूछना चाह रहे हैं कि सन की इमेज की साइज जो कि प्रैक्टिकली इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, ऑलराइट, वो सन की इमेज की साइज फाइनाइट क्यों आई थी। तो सन की इमेज जो कि बहुत दूरी पर है, उसकी इमेज की साइज फाइनाइट क्यों आई थी, ऑलराइट। तो वो इसलिए आई थी फाइनाइट क्योंकि फाइनाइट और इनफाइनाइट, जैसा मैं आप लोगों को कई बार समझा चुका हूं, इज ए रिलेटिव टर्म। सन बहुत दूर है, इनफाइनाइट पे नहीं है। सन की जो साइज है उसके मुकाबले यदि आप इमेज की साइज देखेंगे, सन की साइज के मुकाबले जो इमेज की साइज आई थी वो तो प्रैक्टिकली जीरो ही आई थी, ऑलराइट। वो इतनी दूरी पे था तो जीरो जैसी साइज आनी चाहिए थी, जीरो जैसी आई है, लेकिन कंपेरेटिव जीरो आई है। किसके कंपेरेटिव? सन की साइज के कंपेरेटिव छोटी आई है, मतलब जीरो आई है। तो वो बना पॉइंट इमेज ही रहा है फॉर अ इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट कंपेयर टू व्हाट इट्स साइज इज, ऑलराइट। मैंने टुवर्ड्स राइट लिखा था, हाँ सही है, ओके। सो दैट्स इट। मान लीजिए कभी कोई y कोऑर्डिनेट में बात कर ले सवालों की, ऑलराइट, कि y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज क्या होगी, ऐसा कुछ पूछ ले, ऑलराइट। एज इन द सिचुएशन इज समथिंग लाइक दिस, कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग लाइक दिस, ऑलराइट। ये मेरी माने तो बहुत ज़्यादा कोई फिजिक्स का सवाल नहीं है, ये बहुत ही छोटा सा, ऑलराइट, मैथमेटिकल एप्लीकेशन है, इसको ज़्यादा लोड नहीं लेना है। इस तरह के काम वंस आपका डिफरेंशियल कैलकुलस हो जाएगा तो आपको बहुत अच्छी तरह से आ जाएंगी ये सब चीज़ें करना। तो इसमें ज़्यादा घबराइएगा मत, क्योंकि इसमें हम लोग कैलकुलस लगा रहे होंगे, डिफरेंशिएशन थोड़ा सा सोच समझ के, और कुछ नहीं, ओके। तो कोई हमको ऐसी सिचुएशन दे दे तो इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट। और एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कैसे निकलेगा, वो इससे निकल जाएगा, बिल्कुल ये का ये फॉर्मूला लगा के हम लोग एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकाल सकते हैं, राइट। ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन है कि वाई कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, ओके। वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वो कैसे निकालेंगे, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास फॉर्मूला है बच्चों, yi by yo, राइट, वॉज माइनस xi by xo। और अभी अभी अपन ने, राइट, xi और xo का भी फॉर्मूला लिखा था कि क्या बनेगा xi by xo, नोट से पलट के आप देख सकते हैं। तो एक माइनस का साइन रह जाएगा और xf अपॉन x नॉट माइनस xf ये बन जाएगा, राइट। और yi को आप लिख सकते हैं माइनस yo xf अपॉन x नॉट माइनस
एक्सएफ, अगेन याद रखिएगा वेरिएबल एक्सएफ नहीं है, बट चूंकि ये चल रहा है तो y भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है, दो वेरिएबल है यहाँ पर, तो हमें प्रोडक्ट रूल ही यूज करना है या और डिवीजन रूल यूज कर लीजिए, जो आपको समझ में आए यूज कर लीजिए, एंड जस्ट डिफरेंशिएट इट। ऑलराइट, बस बेसिकली इसको डिफरेंशिएट करना, मुद्दा इतना सा है। ऑलराइट, एंड वंस यू डिफरेंशिएट इट यू विल गेट योर रिजल्ट। ऑलराइट, डिफरेंशिएट किया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऐसे आपका रूल यूज करके कैलकुलस का आप इस तरह से निकाल सकते हैं। क्या ये रटने की जरूरत है? नहीं, कोई भी इतना लंबा यदि सवाल आपको दे रहा है तो टाइम अकाउंट में लेकर लेता है, तो फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं, बस आपको पता होना चाहिए। अपने हाथ से एक बार दो बार किया हुआ होगा तो अगली बार जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे, और जितना कैलकुलस आप लोगों को आता है यू कैन यूज इट। तो इससे जो dy/dt निकलेगा ये क्या होगा? इमेज की वेलोसिटी का y कंपोनेंट, और x कंपोनेंट कहां से निकलेगा? इधर से निकलेगा। किसके रिस्पेक्ट में होगा? मिरर के रिस्पेक्ट में होगा। इसमें कोई मिरर को भी चला दे, इस तरह की कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करे तो जेई फिलॉसफी से मैच नहीं होता। जेई फिलॉसफी कभी भी n लेवल ऑफ प्रॉब्लम पे नहीं जाती, वो जाती है नॉन अनसीन से सीन का एक लेवल पे। ऑलराइट, कि आपने जो कभी नहीं देखा हो उसकी चीज को वो देती है, रादर ऐसा नहीं कि देखी हुई चीज का nth वर्जन बना दिया कि उसमें n वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करके डरा दिया। वो कोचिंग वालों का तरीका होता है सवाल बनाने का, जेई वालों का नहीं होता। ऑलराइट, सो इसको और आगे करेंगे तो काफी है, वेलोसिटीज यहां पे पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएंगे। ओके, वेलोसिटी निकालने के लिए किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? वाह भाई डी के शर्मा जी। ऑलराइट, टाइम के रेस्पेक्ट में। क्या सवाल है, ये जो बच्चे टाइपिंग में ज्यादा ध्यान देते हैं ना, थीटा पर डिस्प्लेस होगी इमेज, ज्ञान दे रहे हो लिखने की जगह। ऑलराइट, सो वी आर डन विद दिस। थोड़ा सा लेकिन मैं आपको इसको लॉजिक से भी करके दिखाता हूं ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए कि भाई ये कैसे चलता है। ओके, बहुत डिफिकल्ट सवाल नहीं लूंगा, इजी लूंगा। एक ऑब्जेक्ट यहां पर है, ऑलराइट, किसी हाइट एच पे, और इधर को चल रहा है। ऑलराइट, हॉरिजॉन्टली चल रहा है, वर्टिकली नहीं चल रहा है, मतलब उसका कोई y कंपोनेंट वेलोसिटी का नहीं है। ये सबको पता होगा कि जो इमेज बनेगी वो यहां कहीं बनेगी। ऑलराइट, चूज विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सी इमेज की वेलोसिटी सही होगी ये आपको लिखना है। ओके, ए बी सी डी, विच डायरेक्शन रिप्रेजेंट्स करेक्ट वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स इमेज। ऑलराइट, ये जो बच्चे फिर से लिख रहे हैं सत्यनारायण पॉल, इसमें गूगल ये जो आप यूज कर रहे हैं यूट्यूब, उसमें एक स्क्रॉल वाला है, उसको पीछे ले जाइए और फिर से जितनी बार चाहे सुन सकते हैं। ऑलराइट, त्र्यंबक श्रीवास्तव सी, आई होप त्र्यंबक आप स्वस्थ होंगे, मतलब सभी के लिए, बट त्र्यंबक से थोड़ा हमारा स्वास्थ्य को लेकर बातचीत चलता रहता था। ओके, लेट्स प्रोसीड। लॉजिक से पहले मैं इसका आंसर दूंगा, फिर इक्वेशन से दूंगा। ठीक है, लॉजिक से दे रहा हूं, देखिएगा। यदि हम लॉजिक से चले, ऑलराइट, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये फोकस की तरफ जा रहा है, तो जो इसकी इमेज है उसको इन्फिनिटी की तरफ जाना है। हेंस ए एंड बी आर नॉट पॉसिबल आंसर्स, ए एंड बी आर नॉट पॉसिबल आंसर्स। अब बचते हैं सी और डी। अब यदि अपन ने थोड़ा सा ध्यान से देखा है अभी तक की चीजें,
तो जितना ज्यादा हम फोकस के पास जाते जा रहे हैं उतनी इमेज दूर जाती जा रही है, मतलब कि मैग्निफिकेशन का मॉडुलस का वैल्यू बढ़ता जाएगा। मैग्निफिकेशन का मॉडुलस जो है वो बड़ा होता जाएगा। इमेज की साइज बड़ी ही हो सकती है, बस साइज बड़ी हो सकती है, और इन्वर्टेड ऑलरेडी है, राइट। तो मेरे इमेज की साइज को बड़ा होना है, तो यदि इमेज की साइज को बड़ा होना है बच्चे, तो इमेज की साइज डी वाले केस में तो छोटी होएगी, सिर्फ सी वाले केस में इमेज की साइज बड़ी होगी। ये सोच के हम लोग लॉजिकली आंसर दे सकते हैं सी, जैसा बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दे भी दिया था। दैट्स ब्यूटीफुल, मैक्सिमम बच्चों का आंसर सही था। आशीर्वाद नायक तक हमारी बातें बहुत देर से पहुंच रही है। उड़ीसा काफी दूर है, बंगाल से भी दूर है ऐसा लग रहा है। सो करेक्ट आंसर जैसा आप लोगों ने दिया सी है बिल्कुल। अब इस इक्वेशन से भी मैं आपको सेम रिजल्ट निकाल के दिखा रहा हूं, ऑलराइट। लॉजिक में कोई डाउट हो तो अभी वेट करें, पहले मैं ये खत्म करूंगा फिर मैं डाउट्स लूंगा, ठीक है बच्चों। तो डी वाई ओ बाई डी टी 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट का वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है। सो फर्स्ट टर्म तो हो गई जी खत्म, ऑलराइट, फर्स्ट टर्म तो हो गई खत्म। अब बचती है ये वाली टर्म, इससे डी वाई बाई डी टी आने वाला है हमारा, ऑलराइट। अब इसमें भी यदि आप देखें तो ये टर्म नेगेटिव है, ये टर्म पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव, ध्यान से देखिएगा, और ये टर्म पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नीचे तो पॉजिटिव है ही सही। क्या आएगा रिजल्ट? नेगेटिव आनी चाहिए डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी, हेंस द आंसर इज नेगेटिव वेलोसिटी। इससे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। वायो पॉजिटिव है, डी एक्सओ बाई डी टी पॉजिटिव है, एक्स नॉट माइनस एक्स एफ का स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो ही गया, एक्स एफ बाय साइन कन्वेंशन नेगेटिव है, हेंस द आंसर इज नेगेटिव आनी चाहिए, मतलब कि सी। ऑलराइट, सो दिस इज अनदर सॉल्यूशन। ऑलराइट, इतना अच्छा सॉल्यूशन बताया, उस पर डिसलाइक कर दिया देख बच्चे ने, शेम ऑन यू, लाइक कर दे यार। कोई डाउट है क्वेश्चन में तो पूछ सकते हैं। आई एम वेटिंग फॉर डाउट्स। My throat is perfectly fine, Sudhanshu Chatterjee. Thanks for asking. गगन पराशर जी, आप मेरा ही लॉजिक यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं? सर आपने बोला m बढ़ रहा है, मतलब यस, बिकॉज ऑब्जेक्ट जितना फोकस के पास जाएगा इमेज इन्फिनिटी के उतना पास जाएगी। इमेज जितना ज्यादा इन्फिनिटी के पास जाएगी उतना ज्यादा उसकी साइज बढ़ेगी। क्यों? जो जितना दूर होता है वो उतना बड़ा होता है, दैट्स व्हाट। जो जितना दूर होता है वो उतना बड़ा होता है। तो यदि दूर जा रहा है तो बड़ा होएगा, बड़ा होएगा तो कैसे बड़ा होएगा? ऐसे ही तो बड़ा होगा। राइट, दैट्स इट। सो जिनको भी और जानना है आप या तो वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा, आ जाएगा समझ में। रिपीट मत लिखिए, स्पेसिफिक डाउट पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। सो आई थिंक दैट्स ऑल ऑन मोशन। चलिए एक दूसरा सवाल देते हैं आपको। एक 2 मिलीमीटर का ऑब्जेक्ट, ऑलराइट, 2 मिलीमीटर का ऑब्जेक्ट का सेंटर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है
और वो लॉन्गिट्यूडनली प्लेस्ड है। कैसे प्लेस्ड है? लॉन्गिट्यूडनली। लेटरली प्लेस होता तो ऐसे होता था, ये कैसे प्लेस्ड है? लॉन्गिट्यूडनली प्लेस्ड है। कितना? 2 मिलीमीटर की लेंथ का एक ऑब्जेक्ट। राइट नाउ सवाल ये है लेंथ ऑफ इट्स इमेज, जो इसकी इमेज बनेगी उसकी लेंथ कितनी होगी? करिए सॉल्व। लेंथ ऑफ इट्स इमेज आपको निकालनी है। ओके तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके। एक घटिया तरीका। व्हाट इज घटिया तरीका? घटिया तरीका ये कि साहब एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 14.9 पे और दूसरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 15.1। ऑलराइट, ये हेड और ये टो। इसके लिए अलग से सॉल्व करेंगे और इसके लिए अलग से सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, हेड के लिए अलग सॉल्व करेंगे, टेल के लिए अलग से सॉल्व करेंगे और दोनों के लिए कोऑर्डिनेट्स निकाल कर इमेज के फिर सबट्रैक्ट कर देंगे, उससे आंसर आ जाता है। लेकिन मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ। ऑलराइट, वो लंबा हो जाएगा, नहीं तो लिख देते हैं, उसमें ऐसा कुछ है नहीं। लेट्स राइट इट डाउन। कोऑर्डिनेट्स में जाएगा एक्चुअली, इसलिए मैं लिखना नहीं चाह रहा हूँ। ऑलराइट, तो दैट इज वन सॉल्यूशन। But I have got a faster solution, a better approach, which is ये था, if dx is very small, मैं इसको डेल्टा xi और डेल्टा xo का रेशियो करके लिख सकता हूं। ये लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। दिस इज नोन एज longitudinal magnification of small objects। longitudinal magnification of small objects, वो था लेटरल, ये है लॉन्गिट्यूडिनल। और किसका है? ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। जैसे मैं आप लोगों को जो सवाल दिए थे उसमें एक HCV में सवाल था जिसमें यहाँ पे एक लंबी सी रॉड रखी हुई थी, तो उस लंबी सी रॉड के लिए दिस इज नॉट वैलिड। ऑलराइट, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन स्मॉल के लिए कर सकते हैं, क्योंकि अपन वेलोसिटी वाले फॉर्मूले से सॉल्व किए। बड़े वाले में लगा देंगे तो गलत हो जाएगा सेम रिजल्ट। ऑलराइट, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन से आया ये, तो जो हम आंसर निकालेंगे वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अपना काम चल जाएगा। और डेटा यदि आप याद करें तो ये डेटा पिछले ही सवाल का डेटा मैंने लिया है, तो मैग्निफिकेशन मैंने निकाला हुआ है इसका मैग्निफिकेशन 2 आता था। तो द रिजल्ट वुड बी बेसिकली डेल्टा xi, जो कि लेंथ ऑफ इमेज पूछी जा रही है। ऑलराइट, दैट वुड बी इक्वल टू
2 का स्क्वायर इंटू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज 2 मिलीमीटर। तो सॉल्व कर दीजिए, -8 आ जाता है मिलीमीटर में, लेकिन अपन को लेंथ ही देनी है, ऑलराइट, तो लेंथ इसका मॉडुलस हो जाएगी, सो दैट वुड बी 8 मिलीमीटर, राइट। सो कई बच्चों ने सही आंसर निकाल दिया था, दैट्स वेरी गुड। एनी डाउट्स? और जिन लोगों ने गलत किया है उनका ज़्यादा दूर आ रहा होगा आंसर, एक्चुअली इतना दूर नहीं आता है जितना कुछ लोगों ने लिखा है, ऑलराइट। तो आंसर वुड बी 8 मिलीमीटर अप्रॉक्सीमेटली। आपने एग्जैक्ट निकालना, एग्जैक्ट निकाल के देख लीजिए। नहीं अभी नहीं कर सकते, कितने देर के बाद? थोड़ी देर बाद। अप्रॉक्सीमेशन इस बेसिस पे है भाई कि ये छोटा है वेलोसिटी, तो अपन इसको डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, ऑलराइट। और तो इसलिए अपन अप्रॉक्सीमेशन छोटे ऑब्जेक्ट के लिए लगा सकते हैं इधर। और जिन्होंने पहले वाले तरीके से करके देखेगा, m कैसे आया, m निकाला हुआ है सेम डेटा के लिए, पिछले वाले में निकाला था m, ऑलराइट। m कैसे आया, m ऐसे आया भाई, m इज इक्वल टू, अभी तो निकाला था हमने, -xi बाय xo किया था ना, xi की वैल्यू 30 आ जाती है, नहीं तो इसको पुट करके xf अपॉन x0 माइनस xf लिख के कर लीजिए, सॉल्व आ जाएगा। ये भी निकाला था मैंने, पिछले सवाल में भी सेम डेटा था, यही रेडियस थी, यही दूरी थी, ओके। चलिए मेरे ख्याल से दिस कंप्लीट्स आवर डिस्कशन। पिछले सवाल में निकाल रखा है, या ये यूज कर लीजिए, सॉल्व करके खुद से सॉल्व कर लीजिए, इसको आ जाएगा, ओके। करके तो देखिए, सॉल्व ही नहीं करना चाह रहे हैं, पेन नहीं चलाना चाह रहे, इसमें वैल्यूज पुट कर लीजिए, आ जाएगा, नहीं तो पिछले सवाल में किया हुआ है। तो m निकालने के लिए अपन ने लेकिन क्या किया, दूरी कितनी मानी x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट 15, ऑलराइट। मैं निकाल के दिखा देता हूँ। सो दिस इज माइनस ऑफ -10 अपॉन -15, बीच वाले को ले लिया, माइनस ऑफ -10, सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट मेथड से जब सॉल्व कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सही निकाला बच्चे ने एक ने कि 7.7 नहीं आ रहा, कमलेश पाटीदार जी आप गलत कर रहे हैं बिल्कुल, ऑलराइट। 8.0032 आता है, ऑलराइट, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ऑलराइट। सो ऐसा कुछ आता है आंसर। अब आप खुद देख लीजिए, अप्रॉक्सीमेशन 2 लेवल तक अपनी सही है, ऑलराइट। लेकिन यही यदि बड़ी लेंथ का मिरर ऑब्जेक्ट हो जाता प्लेस्ड लॉन्गिट्यूडनली, तो फिर अपना काम नहीं होता, ऑलराइट। चलिए, सो वी आर मोर और लेस डन विद दिस, ऑलराइट। तो स्फेरिकल मिरर में हमारा और रिफ्लेक्शन में करीब करीब हमारी सारी चीज़ें हो गई है, ऑलराइट। अब 3-2 आता है या 2 आता है मुझे नहीं पता, पर इतना तो आता ही है, एग्जैक्ट वाले से भी करेंगे तो भी, ऑलराइट। तो इतना तो अपना काम हो गया है आज। नाउ नेक्स्ट इज, मैं आप लोगों को आज शीट के सवाल दूंगा, वो थोड़े से डिफिकल्ट और उसमें थोड़ी बुद्धि ज़्यादा लगेगी, तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं वैसे सवाल नहीं कराऊंगा आप लोगों को। आई डोंट वॉन्ट यू टू बी डिपेंडेंट ऑन मी फॉर एवर। तो यदि मैंने वैसे ही सवाल करा दिए जैसे मैं शीट में देने वाला हूँ, तो आपकी खुद की सोच नहीं सही होगी, इसलिए मैं वैसा एक भी सवाल नहीं करा हूँ जैसे शीट में है। टफ होंगे, तकलीफ होगी, उठाइए, लड़िए, बढ़िए, काम आएगा, ऑलराइट। तो आज शीट का भी होमवर्क देना हम लोग शुरू करेंगे, और फिर देखते थे आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए तो मैं एक आध सवाल और डिस्कस भी कर लूँगा, लेकिन बेसिक्स हमारे स्फेरिकल मिरर के हो गए हैं, अब सिर्फ हमें इनकी प्रॉब्लम्स ही करनी है, ऑलराइट। लॉन्ग ऑब्जेक्ट के लिए मेथड 1 ही लगेगा, बिल्कुल सही है, नेमेसिस, ऑलराइट। लॉन्ग ऑब्जेक्ट के लिए मेथड 1 ही लगेगा। किसके नेमेसिस हैं आप? तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट refraction, all right. We are going to start refraction.
HCV के रेलेवेंट क्वेश्चंस हमने अपलोड कर दिए थे, आपने शायद देखा नहीं है। ऑलराइट, उस लेक्चर में जाइए, देखिए, मिल जाएंगे। चलिए, तो व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन। यहाँ से जेई और मेंस वाले थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दें, पेपर बनाने वाले। रिफ्लेक्शन वाले में वो थोड़ा इंटरेस्ट कम लेते हैं। ऑलराइट, ठीक है, तो इसमें थोड़ा इंटरेस्ट वो लोग ज़्यादा लेते हैं। सवाल जनरली रिफ्रैक्शन के बेसिस पे ही ज़्यादा आते हैं। ओके, तो इसलिए हम लोग अब थोड़ा रिफ्रैक्शन को पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। थोड़ी सी हमारी यहाँ पे सीक्वेंस हम ऐसी रखेंगे कि अपन ज़्यादा एफिशिएंटली सीख सकें। एज इन आपने जैसे यहाँ पे देखा होगा, मैंने लास्ट में क्या किया, मैंने यहाँ पे स्फेरिकल मिरर का फॉर्मूला प्लेन मिरर में चिपका दिया। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ नहीं करना था मुझे, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर को उठा के इन्फिनिटी पुट करना था और अपना काम हो गया था। राइट, तो यही लॉजिक जो है, ऑलराइट, ये मैं अब लगाने जा रहा हूं फॉर स्फेरिकल रिफ्रैक्शन में भी मैं यही करूंगा कि मैं एक्चुअली पहले आपको स्फेरिकल रिफ्रैक्शन की फॉर्मूले पढ़ाऊंगा और उसमें बोलूंगा भैया ये एक फॉर्मूला याद कर लो, और वो फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि उससे हम लोग लेंस तक भी जा सकेंगे जिस पे सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं, और उससे अपन प्लेन रिफ्रैक्शन पे भी आ सकेंगे। ऑलराइट, लेंस पे जाने के लिए 2 बार लगाना पड़ता है और प्लेन पे आने के लिए एक्सी को इन्फिनिटी रखना पड़ता है, तो इस तरह से। लेकिन अभी हम इतनी आगे की बात नहीं करते, अभी तो अपन वापस लौटते हैं और बेसिक बात करते हैं। बेसिक बात मतलब कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ऑलराइट, सो व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? फर्स्ट लॉ लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टेड रे lies in the plane formed by refracted ray lies in the plane formed by incident ray and normal। ये एग्जैक्टली सेम है स्टेटमेंट, इसलिए इसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन पे मैं और बात नहीं करूंगा, वो मैं रिफ्लेक्शन में बात कर चुका हूं, तो मैं इसके मैथमेटिकल उस पर भी और बात नहीं करूंगा। दैट्स इट। ऑलराइट, I क्रॉस n डॉट r कैप इज इक्वल टू 0। ये बिल्कुल परफेक्टली हम लोग पहले भी समझ चुके हैं, लॉ भी सेम है। फर्स्ट लॉ, रिफ्रैक्टेड रे लाइज इन द प्लेन फॉर्म बाय इंसिडेंट रे नॉर्मल, मतलब रिफ्रैक्टेड रे का अपना प्लेन चेंज नहीं करती, इस तरफ जाती है लेकिन उसी प्लेन में रहती है। ओके, सेकेंड लॉ पॉपुलरली नोन एज स्नेल्स लॉ, ये क्या कहता है? ये कहता है μ1 sin θ1 इज इक्वल टू μ2 sin θ2। ऑलराइट, जहां पे μ1 और μ2 क्या है पहले ये समझ लेते हैं अपन, और यहाँ पे 1 और 2 का बड़ा सिग्निफिकेंस है बच्चों, ये याद रखिएगा। ऑलराइट, μ1 और μ2 का बड़ा सिग्निफिकेंस है। 1 हम लोग यूज करते हैं हमेशा इंसिडेंस मीडियम के लिए। ऑलराइट, 1 हमेशा यूज करते हैं फॉर इंसिडेंस मीडियम। ऑलराइट, इंसिडेंस मीडियम, और 2 हमेशा हम यूज करते हैं फॉर रिफ्रैक्शन वाला मीडियम। ऑलराइट, इंसिडेंस मीडियम, रिफ्रैक्टेड मीडियम, 1 और 2 हमेशा हम लोग इस तरह से यूज करते हैं। ऑलराइट, μ1 खुद क्या है? μ1 है रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1, एंड एज वी नो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ऑलराइट, is greater than velocity of light in any medium, so mu will always be greater than 1। alright, तो ये हमेशा याद रखिएगा, mu is always greater than 1। विक्रम सिंह, अर्जुन, इनको पढ़ना नहीं, इनको चैट करनी है, लिख ही नहीं रहे, वो पढ़ाया जा रहा हूँ, वो चैट करे जा रहा है। alright, so velocity of light in vacuum is larger than velocity of light in any medium, इस वजह से
जो म्यू की वैल्यूज आएंगी बच्चों, दे विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। ऑलराइट, तो सबसे पहले म्यू सबको क्लियर हो गया होगा। नाउ वी कम टू दी एंगल पार्ट। ऑलराइट, ये θ1 θ2 क्या है? θ1 नॉर्मल के साथ इंसिडेंस का एंगल होगा और θ2 नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड का एंगल होगा। आप लिख सकते हैं। ऑलराइट, वो मुझे याद दिला रहे हैं, इनको नहीं पढ़ना। ओके, इनको कुछ बोलो तो डिसलाइक और कर देते हैं। विक्रम सिंह, अर्जुन, मोहितकर। ऑलराइट, ठीक है, तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंस लाइट का एंगल इज θ1 एंड रिफ्लेक्टेड लाइट का नॉर्मल के साथ एंगल इज θ2। इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट। ऑलराइट, तो ये एंगल्स हमको लिखने होते हैं। तो दिस इज योर स्नेल्स लॉ। ऑलराइट, अगेन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोग इनको एक्सपेरिमेंटली ट्रू मान के चलते हैं। ऑलराइट, इसलिए क्यों बेंड होती है इसका कोई मतलब नहीं है। ऑलराइट, कैन यू एक्सप्लेन, व्हाट डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन? दीज आर एक्सपेरिमेंटल लॉज, आई कैन नॉट एक्सप्लेन देम। ऑलराइट, इनके एक्सप्लेनेशन नहीं है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में मैंने पहले ही कहा था कि हम लोग ज्योमेट्री ही पढ़ रहे होंगे, हम लोग ऑप्टिक्स ज़्यादा नहीं पढ़ रहे होंगे बच्चों। यहाँ पे हमारे पास लॉजिक नहीं है लाइट का लॉजिक सीखने के लिए वी हैव टू गो बैक एंड लर्न कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और फिर जाके भी लॉजिक हम पूरा नहीं दे पाएंगे बच्चों, तो हमें वो नहीं चाहिए। हम इसको गिवन फैक्ट की तरह ही मान के आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, इस लॉ को भी और इस लॉ को भी वी ट्रीट देम एज अ गिवन फैक्ट। तो दिस इज अवर बेसिक इक्वेशंस। ये दो लॉ के बेसिस पे हमारी सारी कहानी आगे को चला करेगी। इससे ज़्यादा हमें और बातचीत करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, छोटी छोटी बातें जरूर है। क्या इसको याद रखना है? याद रख लीजिए कि भाई इफ μ2 इज ग्रेटर देन μ1 देन θ2 विल बी लेस देन θ1। तो इसको लोग बचपन में भी आपने रटा होगा कि भाई डेंसर मीडियम में लाइट नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है। तो ये बड़ी छोटी छोटी सी हल्की फुल्की सी बातें हैं जो यहाँ से आप देख सकते हैं। इससे ज़्यादा हमारे किसी काम का ये नहीं है। हमें इसको अप्लाई करना सीखना है, इसके लॉजिक में बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी एप्लीकेशन पे बात करेंगे। मीनवाइल आई विल बी गिविंग यू फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम आवर शीट। राइट, तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ जो आपका होमवर्क है। वन टू फोर है ना, एंड S1 तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की शीट के ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। ये S1 के सवाल, सब सवालों में बहुत ताकत लगेगी, इजीली नहीं होंगे ये सॉल्व, दे विल रिक्वायर लॉट ऑफ एफर्ट फ्रॉम योर साइड। सो लेट्स सी कितना आप लड़ भिड़ पाते हैं। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट आपकी लड़ाई के लिए इन सवालों से। ऑलराइट, बेस्ट विशेस, थैंक यू, बाय बाय। कुछ लोग अभी भी इस लॉ की डेरिवेशन मांग रहे हैं। ऑलराइट, वो पॉसिबल नहीं है। ये है मतलब पॉसिबल, बट इस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के पार्ट में पॉसिबल नहीं है।